कि कुड़ुख कहाँ के लोग की बोलचाल की भाषा है। तो ऑप्शन दिया गया था 4 और असम का, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम या झारखंड। तो जो कुड़ुख भाषा बोली जाती है कहाँ के लोग बोलते हैं, तो ये झारखंड में बोली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर पहला का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जो है वन होता है। क्या होता है? तोरंग का अर्थ होता है वन। कुड़ुक यह झारखंड के जंगल में रहने वाले लोग एक विशेष समुदाय है। पूछा जा सकता है तो कुड़ुक क्या है? तो जंगल के रहने वाले लोगों का एक विशेष समुदाय है। वे जो भाषा बोलते हैं उसी को कुड़ुक कहते हैं। आदिवासी वे लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं। वे बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। अपने अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। तो याद रखिएगा कुड़ुक कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है दिशा से संबंधित था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था आपका घर यक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप पहले ठीक उत्तर 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम 75 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका आपको बताना है 100 मीटर ठीक पूर्व, 100 मीटर ठीक दक्षिण, 75 मीटर ठीक पूर्व, 75 मीटर ठीक पश्चिम। तो इस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन संख्या तीसरा, 75 मीटर ठीक पूर्व। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम मान लेंगे यक्ष पर आप स्थित खड़े हैं, यक्ष, और यहाँ से आपको जाना है 100 और ये वाई है। और जो है पहले सबसे पहले इसमें हम नॉर्थ और साउथ में सबसे पहले यहाँ पर एक मैप बना लेंगे ऐसे ही। तो जब ऐसे बनाएंगे यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है यानी पश्चिम। उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो यहाँ से आप यहाँ पर यक्ष थे, यक्ष पर स्थित थे और यहाँ मान लीजिए वाई था। तो यहाँ से आप पहले 100 मीटर नॉर्थ गए थे। प्रश्न में दिया गया है यक्ष पर स्थित, आप यहाँ पर स्थित थे यक्ष, और यहाँ से आप 100 मीटर यद्यप कहाँ गए? नॉर्थ गए। यहाँ से ऊपर, यहाँ मान लीजिए 100 मीटर यहीं हो जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है, प्रश्न पढ़िए, यक्ष पर आप स्थित हैं तथा आपका विद्यालय वाई पर, यद्यप आपका ठीक बीच में राजमार्ग होने के कारण सीधे नहीं जा सकते। तो इसलिए आप 100 मीटर पहले उत्तर गए, मान लीजिए हम यहाँ से उत्तर गए 100 मीटर, फिर ठीक पश्चिम जाएंगे। तो पश्चिम में यहाँ इधर कितना जाएंगे? यहाँ पर देखिए 75 मीटर लिखा है, तो 75 यहाँ से 75 मीटर इधर जाएंगे हम। तो ये हो गया 75 मीटर, यहाँ पर पहुँच गए मान लीजिए। अब फिर कह रहा है 75 मीटर। तो ये जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए और 75 मीटर ये हो गया। तो 75 मीटर ठीक पूर्व हो जाएगा इसका उत्तर, सही आंसर। इस तरह से इस सवालों को लगाते हैं, आप समझने का कोशिश करिए, इस तरह से लग जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर यहाँ सवाल पूछा गया था, कोई रेलगाड़ी नगरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 से स्टेशन चलकर 7 यानी 5, 6, 7 को पहुंची थी। कितने बजे पहुंची थी? 3:15 पर गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी चली गई दूरी 2640 किलोमीटर। कितनी दूरी चली गई थी? 2640 किलोमीटर की यात्रा तय की। अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किमी प्रति घंटा लगभग पूछा गया। यहाँ पर 50, 54 और ये 56, 58 चौथा। तो यहाँ पर पूछा गया इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं इसका सही उत्तर ये 56 होगा। लेकिन किस तरह से आए आप लोग जानते रहिए। तो जैसे मान लीजिए आपका गाड़ी कितने बजे चली है? 4 तारीख को चली थी। कितने बजे? 4:15 पे चली। गांधीधाम पहुंची कितने तारीख? 4 को चली। फिर उसके बाद 5 जून को चली, 5 जून को चली, सॉरी 5 जून को चली, और उसके बाद फिर 6 जून को जब पहुंचेगी 4:15 तो यहाँ पर 24 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा हो गया। फिर दूसरे दिन 5 को 6 यहाँ हो जाएगा, 6 तारीख, फिर 6 तारीख को नहीं पहुँचती, 7 जून को पहुँचती है। तो फिर 4:15 पर जाएगी, जब यहाँ 4:15 नहीं 3:15 पर ही पहुँच जाती है, तो 7 जून को। तो यहाँ पर 4 से 4 एक दिन हो गया 24 घंटा, और फिर 1 घंटे इधर मान लीजिए कम है अभी, तो यानी 23 घंटा इधर चला। तो कुल मिलाकर जो है 47 घंटे में लगा उसके पहुंचने में, तय किया। तो अब पूछ रहा है 47 घंटे जैसे ही लगा, अब उसने तय कितने किया था? 2640 किलोमीटर। 2640 किलोमीटर, इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कट के आ जाएगा कितना? 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चली है।
तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। इस तरह से सवाल हल होगा। अगला चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो कौन सी महीने में बिहार के लिए मधुमक्खी पालना जाता है? तो जुलाई से सितंबर तक, या अक्टूबर से दिसंबर तक, या जनवरी से मार्च तक, या अप्रैल से जून तक। तो यहाँ बिहार के लोग जो है अक्टूबर से दिसंबर तक जनवरी पालने का सबसे अच्छा समय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखे गए हैं, उसको पढ़िए। मधुमक्खी एशियाई महाद्वीप का जन्मजात एक उड़ने वाला कीट है। क्या है? कीट है। ये अपने द्वारा उत्पादित मीठे शहद के लिए जाने जाते हैं। मधुमक्खी हमेशा मीठे शहद के लिए जानी जाती है। मधुमक्खियाँ फूलों से पराग रस इकट्ठा करती हैं। यह पराग इनके छत्तों में शहद में बदल जाता है। पराग जो है इनके में छत्ते में जब लग जाती है, इकट्ठा हो जाता है, तो ये शहद में बदल जाता है। इन छत्तों से शहद एकत्र किया जाता है। और यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण लिखा गया है, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। एक मक्खी होती है मधुमक्खियाँ, रानी मक्खी, मधुमक्खी जो अंडे देने के कार्य करती है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है। मधुमक्खी लीची के फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। कृत्रिम खेती में मधुमक्खियों के लिए शरबत पराग बनाने के लिए शुगर दी जाती है। मधुमक्खियों के छत्तों को साफ करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पूछा जा सकता है ईवीएस में कोड बनाकर तो दवाई का प्रयोग किया जाता है साफ करने के लिए, तो हाँ किया जाता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है, मधुमक्खियों को रखने के लिए उनके द्वारा उत्पादित शहद के भंडारण के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों को जो है बक्से की भी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है। देखिए पूछा गया है, वेल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों का एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेल्क्रो को बनाया जाता है? वेल्क्रो क्या है? तो वेल्क्रो उसे कहते हैं जो सैंडल में चिपकाने का काम होता है, उसी को वेल्क्रो कहते हैं। सैंडल में आप लोग देखे होंगे, सैंडल में ऐसे रखा रहता है, उससे ऊपर से चिपका देते हैं, उसी का नाम है वेल्क्रो। तो जानते रहिए, आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे तो और अच्छी तरह से याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया था आइजैक आइसोमोस, और दूसरा दिया गया है रोनाल्ड रॉस, तीसरा जॉर्ज मेंडल, और चौथा ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पर 5 का आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये जो है जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, जॉर्ज मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर सही उत्तर केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है, और बाकी सब ये राज्य हैं। वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है, आप लोग देख लीजिए एक बार। दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा और नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, पांडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। ये 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 28 राज्य आप लोग जानते रहिए, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? ए ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन मतलब चौथा पश्चिम बंगाल। तो जो है हमारे राज्यों में किसमें एल्युमिनियम की भंडारण की क्षमता पाई जाती है? तो ये है उड़ीसा में पाई जाती है। इसके उड़ीसा जो है एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने हुए ये लिपि आधारित होते हैं। तो कितने बिंदु पर आधारित होती है ये पूछा जा रहा है। तो 5 बिंदुओं पे, 6 बिंदुओं पे, या 7 या 8। तो जो है ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब जो है कंप्यूटरों के माध्यम से भी पढ़ा जा सकता है, और इसमें बच्चे अंधे होते हैं और इनको जो है उभरा हुआ 6 बिंदु होता है, इसी से वो लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए, वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों का सही क्रम दिया गया है। तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको मतलब बताना है कौन सा सही है। कूट दिया गया है। ए दिया गया है मृदा को खोद कर नरम करना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसमें कौन कौन सा सही है, इसे सही करना है आपको। तो यहाँ पर 6 का जो है क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ये सही हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, तो पहले करते हैं मृदा को खोद कर नरम किया जाता है प्याज लगाने से पहले, फिर उसके बाद जो है बीज बोना होता है, फिर उसके बाद खरपतवार हटाते हैं, फिर उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना होता है। इस तरह से इसका सही क्रम पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारे देश में कहाँ है? तो 10 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4 लेह लद्दाख में होता है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ विशेषताएं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज नहीं होते हैं। तो इस तरह से सीटेट में ईवीएस में पूछा गया था, जिसमें बीज नहीं होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, और दिया गया है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, और फिर दिया गया है करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा पूछा गया है, बीज होते हैं, करेला में बीज होता है, खीरा में होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, नाशपाती में, टमाटर में होता है, और ये इसमें देखिए जैसे खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज में जो है बीज नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पर देखिए करेला, चीकू, भिंडू, आलू में नहीं होता है, ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ पर आलू दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे पेड़ वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर घूमता है। तो ये क्या है? चिंपैंजी है, लंगूर है, पैंडा है, या स्लॉथ है? तो जो है भालू जैसा दिखता है स्लॉथ, और ये अपने जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही रहता है, जिसका जीवन जो है 40 वर्ष होता है। ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यहाँ पर स्लॉथ के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। ये स्लॉथ के बारे में यहाँ दिया गया है, पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है, स्लॉथ प्रतिदिन 17 घंटे सोते हैं। 40 यह पेड़ों से लकड़ी खाने के लिए ये केवल 9 घंटे का समय छोड़ते हैं। वे लगभग 86 फ़ारेनहाइट से 93 फ़ारेनहाइट के निम्न शरीर से तो बाहर बनाते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए छाया में अंदर और बाहर आते जाते हैं। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं जिस पेड़ पर रहते हैं, वहीं रहते हैं। इन्हें शायद किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जब वह उस पेड़ की पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीवित रहते हैं। उस समय वे केवल 8 से 9 पेड़ों पर, 7 से 8 पेड़ों पर रहते हैं। सप्ताह में एक बार केवल शौच के लिए नीचे उतरता है ये। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कॉलम दिया गया है और आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। तो आपको बताना है कॉलम ए में दिए गए नाम और कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों की अधिकांश गाँवों के सामान्य घरों के सही विवरण मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया है कॉलम ए में, और कहाँ पे क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो असम में जो है क्या होता है इसके बारे में बताना है, फिर लद्दाख में क्या होता है ये बताना है। तो यहाँ पर 13 का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? 13 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। तो जैसे देखिए असम के लोग जो है कहाँ रहते हैं, तो असम के लोग बांस के खंभे और पर बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर पे रहते हैं। और फिर लद्दाख के लोग कहाँ रहते हैं, तो ये जो है रहते हैं पत्थर के बने घर, लकड़ी फर्श और लकड़ी की समतल छतें होते हैं। कहाँ के लोग समतल छतें होती है, तो लद्दाख के। फिर तीसरा दिया गया है सी नंबर, कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश जो है पत्थर के लकड़ी से बने ढालू वाले छतों में रहते हैं। और चौथा कहाँ रहते हैं? राजस्थान वाले लोग मिट्टी के घर, कटीली झाड़ियों से मोटी रहती है घर जो है, और कटीली झाड़ियों से बनी होती है राजस्थान के लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश कौन सा है? तो ये आपको बताना है, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, या ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और कीटनाशियों की अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेती की मिट्टी डैश बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है, केवल धान की खेती फसलों के लिए उपयोगी होती है, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ होती है, या जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त, या अंततः किसी भी फसल के उगाने के लिए उपयुक्त। तो इसका सही उत्तर बताना है। 15 का जो है ये चौथा सही हो जाएगा। किसके लिए? अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए ये जो है मिट्टी वो अनुपयुक्त होती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा समूह ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रयुक्त करता है? तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा थीम 4 प्रयुक्त सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ, और दूसरा दिया गया है परिवार, दोस्त, मित्र, भोजन और पानी और यात्रा। चीज़ें हम जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ, काम काम और खेल, भोजन, पदार्थ, यात्रा। तो यहाँ पर बताना है 16 का जो है दूसरा सही हो जाएगा, परिवार और मित्र जो होते हैं, फिर उसके बाद भोजन, पानी, यात्रा, ये जो है सही है, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है? पहला ए दिया गया है, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बी दिया गया है, एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। सी दिया गया है, छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। चौथा दिया गया है, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। तो इसमें कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी सही कह रहा है, या ए डी कह रहा है, या ए बी डी कह रहा है, या ए सी डी कह रहा है। तो जो है 17 का कौन सा सही हो जाएगा? 17 का जो है जाएगा ए सी डी। तो ए सही कह रहा है, और सी कह रहा है, और डी कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या चौथा बन जाएगा ए सी डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एनसीएफ से। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? ईबीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत करना, या ईबीएस पाठ्यक्रम सामाजिक और पर्यावरण शिक्षा का विषयगत एकीकरण करना, या ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण का एकीकरण करना, या ईबीएस पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिक और पर्यावरण शिक्षण को एकीकरण करना। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 18 का जो है चौथा सही हो जाएगा। ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण का एकीकरण करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, ईबीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? परिकल्पना बनाना, या समालोचनात्मक चिंतन, गहन चिंतन, या रिकॉर्डिंग अभिलेख और सुनने के कौशल, या पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 19 का जो है ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने की कौशल जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। 20 नंबर यहाँ दिया गया है, सीखने के लिए सतत आकलन के लिए आवश्यक तत्व है। इस ए ऑप्शन दिया गया है, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। बी, इसे सीखने की परिस्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। सी दिया गया, शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। डी दिया गया है, सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए गुंजाइश नहीं प्रदान करता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है। यहाँ पर 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 जो है बी सी केवल सही है। यहाँ पर बी कहता है इससे सीखने की परिस्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है शिक्षकों की को उनकी शिक्षण अधिगम विधि समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। तो यहाँ पर बी और सी सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर दिया गया है, कुणाल ने कपड़ों के बंधेज की रंगाई और कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के लिए उद्देश्य इसकी क्या अतिरिक्त है? तो यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल को सराहना करे, शिक्षार्थी बंदेज की रंगाई में उपयोग हुई तकनीकी का सराहना करे, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। चौथा दिया गया है बंदेज की रंगाई और हाथ से करने का अनुभव प्रदान करना। तो जो है 21 का जो है ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना होता है। तो जो है चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए और उन्हें विद्यालय वातावरण और समायोजन करने में समस्या है। एक ईबीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित कर सके, केवल विस्थापित शिक्षार्थियों को समूह में बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। तीसरा दिया गया है, उन्हें एक तत्व के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा दिया गया है, उन्हें शिक्षार्थियों के बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो जो है ईबीएस में कहानी जो है सबसे बेटर माना जाता है, कहानियों के माध्यम से सिखाना बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 नंबर। संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न के स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने में प्रसारित में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होता है और इसमें उन्हें शामिल होना जरूरी है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 23 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है, इसमें बच्चे शामिल होने की ज़रूरत होती है। बच्चा कहीं भी अगर होगा तो हिस्सेदारी लेगा, तो वहाँ से उसके हाव भाव से सब कुछ सीखेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, आरोही ने अपने
शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने बनाने को कहा। यह क्रियाकलाप डैश का विकास करने में सहायता होगा। इससे क्या होगा बच्चों का, तो आपको बताना है पूर्व अनुमान और गणना के कौशल, आंकड़ों का अभिलेखन, अभिविन्यास के सापेक्ष स्थिति की समझ या भूदृश्यों को खींचने का कौशल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या तीसरा, अभिविन्यास के सापेक्ष स्थिति की समझ होगा। जब बच्चा जो है क्रियाकलाप करके सीखेगा तो उसके सापेक्ष उसको ज्ञान और स्थिति की समझ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? यहाँ नहीं है डैश। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विद्यार्थियों पर से परे हो जाएं, परीक्षा को आसान बनाना, या इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का जो है ऑप्शन संख्या तीसरा, परीक्षा को आसान बनाना नहीं होता है, नहीं पूछा था तो ये ही जो है सही हो जाएगा, बाकी सब कन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ दिया गया है ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय डैश से बचना होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने से, या दूसरा दिया गया है अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्कालीन रिकॉर्डिंग करने से, तीसरा दिया गया है आकलन के आधार के रूप में समूह उपयोग करने से, चौथा दिया गया है आकलन करते समय तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पर 26 का कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। 26 नंबर का यहाँ पर जो है चौथा सही हो जाएगा, ये वाला। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा बड़ा है, आप लोग को देखने में जूम कर लीजिएगा, बड़ा कर दीजिएगा। तो यहाँ से रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसकी सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन कौन सा सही होगा। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों की कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करना। अगला दिया गया है शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा डी दिया गया है विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। तो यहाँ पर जो कौन कौन सा सही होगा रोनाल्ड रॉस की बात, तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है आपको। ABC सही होगा, या ACD सही होगा, या BCD सही होगा, या ADB सही होगा। तो यहाँ पर जो है 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, कौन सा? ACD जो है B गलत है, कहानियों को लिखकर प्रेरित करना नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत कला चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर दिया गया है यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यात्रा के संसाधनों पर मॉडल प्रतिमान, या बच्चों की यातायात पर अपने अनुभव। तो यहाँ पर 28 का जो सबसे अच्छा उत्तर यहाँ पर देखने को लग रहा है अनुभव जो है ये सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ईवीएस कक्षा में छात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? आप उनसे कहेंगे आप उसे सुनेंगे और अपनी पाठ योजना तक सीमित रहने देंगे, या पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे? इस विषय पर विद्यार्थी के साथ अलग से चर्चा करेंगे, या उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा पर इसकी चर्चा करेंगे? तो ऐसे अलग नहीं करें, पाठ योजना नहीं करवाएंगे और भिखारियों की पूरा व्याख्या नहीं करेंगे, और ना ही अलग से किसी बच्चे को देना है, यहाँ पर सबके साथ करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा पर इस विचार पर चर्चा करेंगे कि भिखारी को कैसे क्यों जो भी हो ऐसे करना चाहिए। ये तो चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन आज का ईवीएस का। तो यहाँ पर खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्योंकि वे कक्षा की एकरसता से विराम प्रदान करती है, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करती है, वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं। चौथा, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? 30 का जो है ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने का अवसर देती है, मतलब यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का 30 सवाल। आपको कैसा लगा ईवीएस में कमेंट करके बताइए। कहीं भी अगर अच्छा लगा हो सेशन तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल